चलिए, आज हम चलते हैं रामपुर गांव की उन अंधेरी गलियों में जहां से डर, काले जादू और एक अनकही दहशत की कहानी निकलती है। स्रोत सामग्री पर आधारित इस विवरण में हम मिलकर इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक रात से। कहने को तो ये एक आम रात थी, पर सच कहूं ये रात बिल्कुल भी आम नहीं थी। रामपुर गांव में ना चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। हवा में भी जैसे एक अनजाना सा डर घुल गया हो। कुछ तो था जो गांव वालों की नींद उड़ाए हुए था, एक ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं था। तो कहानी का पहला हिस्सा है गांव पर साया। यहीं से उस डर की शुरुआत होती है जो धीरे धीरे पूरे गांव को अपनी गिरफ्त में लेने वाला था। सोचिए, गांव की चौपाल है, लालटेन की वो धीमी सी रोशनी, और उसमें लोग जमा हैं, लेकिन सबके चेहरों पर, उनकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा था। बात ये थी कि पिछले कुछ हफ्तों से गांव में ना कुछ बहुत अजीब हो रहा था, और सबकी जुबान पर, कानाफूसी में बस एक ही बात थी कि किसी ने गांव पर टोटका कर दिया है। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी, ये किसी का किया कराया था। तो सवाल उठता है कि ये टोटका आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का काला जादू होता है, एक ऐसा खतरनाक अनुष्ठान जिसका मकसद होता है किसी इंसान की आत्मा को ही बांध लेना, उसे तड़पा तड़पा कर नुकसान पहुंचाना। और ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक ऐसी शक्ति है जो पूरे के पूरे गांव को तबाह कर सकती है। अब कहानी में एक बहुत ही पर्सनल मोड़ आता है। गांव पर जो वो काला साया मंडरा रहा था ना, उसने अपना पहला शिकार ढूंढ लिया था, और वो शिकार थी गोविंद की पत्नी रीना। रीना बेचारी कई दिनों से बीमार चल रही थी। वो अपने पति गोविंद से कहती थी, सुनो जी, मुझे लगता है कोई मेरे गले को पकड़ लेता है, मैं चीख नहीं पाती। इतना ही नहीं, एक रात तो उसने अपने सिरहाने पर एक परछाई देखी जिसके हाथ में एक खोपड़ी थी। समझ रहे हैं, ये कोई वहम नहीं था, ये उस भयानक टोटके की शुरुआत थी। और फिर हालत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। एक रात तो गजब ही हो गया। रीना का शरीर अपने आप दरवाजे की तरफ खिंचने लगा, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे घसीट रही हो। उसके हाथ पैर ऐंठने लगे, आंखें तक उलट गईं। गोविंद बेचारा चीख पड़ा, पंडित जी, रीना को बचाइए। और जब पंडित जी आए, उन्होंने साफ कह दिया, ये उसी टोटके का असर है। तो अब गांव का डर एक मकसद में बदल गया था। पंडित जी के साथ मिलकर सारे गांव वाले उस दुश्मन की खोज में निकल पड़े जो इस काले जादू के पीछे था। और अब सबूत एक एक करके सामने आने लगे। पहले दिन क्या हुआ, पीपल के पेड़ के नीचे काले कपड़ों में एक औरत दिखाई दी। फिर अगले दिन सड़क के किनारे खून से सने मिट्टी के गोले और नींबू पड़े मिले। और तीसरे दिन तो हद हो गई, तालाब के पास बच्चों को कोयले की राख, हड्डियां और लाल धागे मिले। ये सब टोटके की साफ निशानियां थीं। और फिर उसी रात जब पंडित जी और गांव वाले खोजबीन कर रहे थे, उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में दबी हुई एक गुड़िया मिली, और उस गुड़िया पर एक नाम लिखा था, रीना। अब पानी की तरह साफ हो चुका था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रीना के लिए हो रहा था। तभी गांव का चौकीदार सामने आया और उसने एक बहुत बड़ी गवाही दी। उसने बताया, मैंने देखा वो औरत राख और नींबू से गोला बनाती है और उसमें हड्डियां गाड़ देती है। उसने बताया कि कई बार रात में उसने एक औरत को ये सब करते देखा है। और अब सारा शक पास के गांव की जगनी पर गया, जो इन सब टोटकों के लिए कुख्यात थी। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। मंत्र और माया, ये अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर थी, एक आखिरी लड़ाई। एक रात पंडित जी और कुछ हिम्मत वाले गांव वालों ने तालाब के किनारे उस औरत को रंगे हाथों पकड़ लिया। पंडित जी ने उसे ललकारा, अपना नाम बता, वरना अग्नि देवता की सौगंध खाकर कहता हूं, तुझे मैं यहीं जलाकर भस्म कर दूंगा। और जैसे ही वो औरत मुड़ी, उसकी आंखें दहकते अंगारों की तरह लाल थीं और होठों से खून टपक रहा था। वो कोई और नहीं, जगनी थी, जो गांव से अपना बदला लेने आई थी। तो अब मैदान सज चुका था। ये लड़ाई थी दो ताकतों के बीच। एक तरफ थे पंडित जी, जिनके पास थे पवित्र मंत्र और गंगा जल की शक्ति, और दूसरी तरफ थी जगनी, अपनी काली माया, उस रहस्यमयी घड़े से निकलते काले तरल और बुलाए गए काले सायों के साथ। जगनी ने अपने घड़े से 3 काले साए बाहर निकाले। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी।
और ठीक उसी वक्त वश में की हुई रीना वहां आ पहुंची और जगनी को मां कहकर पुकारने लगी। बस फिर क्या था, पंडित जी ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और रीना पर गंगा जल छिड़का। रीना एक जोर की चीख मारती है और उसके शरीर से धुएं का एक काला बादल बाहर निकलता है। वो धुएं का बादल सीधा जाकर जगनी के मिट्टी के घड़े में समा गया और बस वो घड़ा जो जगनी की सारी काली शक्तियों का स्रोत था, एक जोर के धमाके के साथ फट गया और उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। जगनी दर्द से चीख उठी, नहीं, मेरी साधना, मेरी शक्ति सब खत्म हो रही है। उसकी सारी साधना, उसकी काली शक्ति, सब कुछ खत्म हो रहा था। वो जमीन पर तड़पने लगी। उसकी हार अब तय थी। और फिर देखते ही देखते जगनी का पूरा शरीर राख की तरह काला पड़ गया और उससे उठता हुआ धुआं सीधा आसमान में जाकर गायब हो गया। बुराई का अंत हो चुका था। लेकिन क्या कहानी सच में यहीं खत्म हो गई? बुराई का तो अंत हो गया था, पर गांव में एक अजीब सी, एक बेचैन करने वाली शांति छा गई थी। जैसे बुराई चली तो गई, पर अपना साया पीछे छोड़ गई। इस घटना के ठीक एक दिन बाद पूरे गांव को पाक करने के लिए एक बहुत बड़ा हवन करवाया गया। हर एक घर में गंगा जल छिड़का गया ताकि वो बुरा साया हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। रीना की हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी, पर उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या था। गांव में जिंदगी जैसे तैसे पटरी पर लौट रही थी, लेकिन पंडित जी ने एक चेतावनी दी थी कि ऐसे काले जादू का असर इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। और जानते हैं, यही सवाल आज भी रामपुर गांव के लोगों को परेशान करता है। लोग कहते हैं कि रात में उस पीपल के पेड़ के पास से आज भी अजीब अजीब आवाजें आती हैं। गांव वाले आज भी उस जगह से गुजरते हुए कांप जाते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या जगनी की आत्मा अभी भी भटकती है? क्या उसे